सोचो, एक टाटा हैरियर जैसी बड़ी एसयूवी में पेट्रोल के साथ आपको शहर में 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा किलोमीटर्स की माइलेज मिल जाए तो अच्छा लगा ना सुन के। ये है एक पावरफुल DMI इंजन यानी कि सुपर हाइब्रिड इंजन विद 210 हॉर्स पावर एंड 300 न्यूटन मीटर टॉर्क। और इसकी खास बात 0 to 100 इन लेस देन 7.7 सेकेंड्स। अब यहाँ पर इंजन भी है और एक मोटर भी है, तभी तो इसको एक कमाल की माइलेज और रेंज मिल जाती है, बिकॉज दिस इज एन प्लग इन हाइब्रिड। इसमें आप पेट्रोल भी भराते हो और इसे चार्ज भी कर सकते हो, वो भी स्लो एंड फास्ट चार्ज दोनों, क्योंकि इसमें मिलती है आपको एक 18 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, जिसका मतलब है कि आप इसे 100 किलोमीटर EV मोड पे भी चला सकते हो, यानी कि पेट्रोल के बिना एक बूंद भी लगाए इसे इलेक्ट्रिक ओनली मोड पे आप 100 किलोमीटर तक इस मैसिव एसयूवी को चला सकते हो। मैसिव से मेरा क्या मतलब है, डायमेंशन चार्ट देख लीजिए विद द हैरियर। नाउ दिस इज द BYD Sealand 5 DMI और ये है एक सुपर हाइब्रिड सिस्टम प्लग इन के साथ, जिसका मतलब है इसे चार्ज भी करो फ्यूल भी भराओ तो आपको 130 किलोमीटर्स की रेंज मिल जाती है और सिटीज़ में 20 किलोमीटर्स पर लीटर से भी ज़्यादा की माइलेज। यही है इस एसयूवी की खास बात कि इतने बड़े साइज़ के होने के साथ साथ, और ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्यूल एफिशिएंट या रेंज ओरिएंटेड है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी है। 0 to 100 इन लेस देन 7.7 सेकेंड्स ये प्रोवाइड करे, क्लोज टू XCV9S जो प्रॉपर इलेक्ट्रिक है, XCV9E जो प्रॉपर इलेक्ट्रिक है, उसके हिसाब से आपको पावर मिल जाती है यहाँ पर। बट इसके बारे में और भी तो जानना होगा, इंडिया लॉन्च, प्राइस, प्लग इन हाइब्रिड ये कैसे काम करता है, इतनी माइलेज कैसे आ पाती है, सब बताऊंगा हम कब काम आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ एंड दिस इज द BYD Sealand 5 DMI। ये DMI बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इसके सुपर हाइब्रिड सिस्टम को डिनोट करता है। अब हाइब्रिड को पहले समझते हैं। बेसिकली एक मोटर बैटरी का कॉम्बिनेशन विद प्रॉपर आपको मिल जाता है एक इंजन भी। ये 1.5 लीटर का इंजन है, अकेला ये चलाना चाहोगे तो उतना पावर जनरेट नहीं कर सकता, अकेला चलाना चाहोगे तो इतनी माइलेज भी जनरेट नहीं कर सकता, लेकिन 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज तब पॉसिबल है जब इसे मोटर का साथ मिलता है। शहर में जब बार बार ब्रेक लगती है तो ये अपने आप को चार्ज भी करती है बैटरी, उससे आपको बहुत अच्छी माइलेज मिल जाती है। हाउएवर सिटी में ये कम हो जाती है, 14-15 किलोमीटर 16 किलोमीटर पर लीटर के आसपास, सॉरी हाईवेज पे कम हो जाती है, सिटी पे ज़्यादा रहती है, क्योंकि हाईवेज पे कंपैरेटिवली ब्रेक कम लगती है, उस वजह से रीजन नहीं कर पाता अपने आप को। तो इस एसयूवी के पेट्रोल इंजन के साथ आपको हाईवे पे बल्कि कम माइलेज मिलती है। बड़ा ही अजीब सी बात हो जाती है, क्योंकि अगर इंजन पे भी चल रहा है, टर्बो इंजन में भी, तब भी ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि 1.5 लीटर का और गाड़ी एक्चुअल में हैवी बहुत है, बैटरी का वेट भी है, तो ये 15-16 किलोमीटर पर लीटर ही रह जाती है। सिटी में चाहे 20 का 22 भी कर लोगे आप, डिपेंडिंग आपकी ड्राइविंग। पर चलो फीचर्स डिस्कस करते हैं, क्या ये हैरियर जैसी गाड़ियों को बीट कर पाएगी प्रॉपर प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम से। इनफैक्ट अभी MG की आ रही है हाइब्रिड दिवाली पे, तो उसका बहुत सॉलिड कंपटीशन होगा इसके साथ। जेटॉर की T2 आ रही है, उसके साथ इसका बहुत सॉलिड कंपटीशन होगा, क्योंकि ये भी प्लग इन हाइब्रिड है, वो दोनों भी प्रॉपर प्लग इन हाइब्रिड्स हैं, बट वो शायद इससे थोड़ी कम प्राइस में होंगी। जेटॉर T2 महंगी होगी, उसमें ज़्यादा फीचर और ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ हैं। जो MG की हाइब्रिड आएगी वो इससे भी सस्ती होगी, क्योंकि उसमें फीचर्स कंपैरेटिवली कम होंगे। बट इसमें क्या है, चलो वो समझते हैं। ADAS का रेडार, 360 डिग्री कैमरा, ऊपर भी ADAS का आपको कैमरा मिल जाता है। ADAS के फ्रंट और रियर सारे फीचर्स आपको ऑफर किए जाते हैं। BYD इनका अपना पायलट सिस्टम बोलता है उनको। यहाँ पर LED DRLs, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप, नीचे जो है वो फॉग लैम्प की थोड़ी सी कमी महसूस होगी, फ्रंट में वॉकिंग सेंसर्स भी हैं, यहाँ पर भी प्रॉपर एयर डैम्प्स के साथ साथ एक SUV वाला लुक मिल जाता है। लेकिन बोनट थोड़ा सा स्लोपिंग ही है, ये थोड़ा अपराइट होता ना तो आती है ट्रू SUV वाली फील। नहीं एलॉय व्हील्स दिखा देते हैं वो भी आपको। साइड पे देखेंगे तो ओवरऑल व्हील साइज़ आपको अच्छा मिल जाता है, क्योंकि 18 इंचेस का है, बट 225/60 सेक्शन है। हमने इससे बेटर सेक्शन इजीली देखे हैं, हैरियर वगैरह में बेटर सेक्शन आता है, तो आई थिंक ऐसा करते हैं, इसको हैरियर वगैरह के साथ कम्पीट ना करते हुए हम जनरल इस गाड़ी के बारे में डिस्कस करते हैं। हैरियर के साथ एक्चुअली कम्पीट भी नहीं कर रहे थे हम, उसके एक रेफरेंस पॉइंट लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो ताकि आपको पता लगे कि ये किस साइज़ की गाड़ी है और किस प्राइस सेगमेंट के बीच में आ सकती है। हाई ग्राउंड क्लियरेंस, प्रॉपर 360 डिग्री कैमरा, राइट कैमरा, बड़े चंकी सैटिन क्रोम में रूफ रेल्स, हालांकि फंक्शनल नहीं है, ध्यान रखें सिर्फ कॉस्मेटिक है। रिक्वेस्ट सेंसर, नॉर्मल डोर हैंडल्स, कोई फ्लश डोर हैंडल्स टाइप नहीं है। रियर में भी ऑब्वियसली डिस्क ब्रेक मिलती है, लेंथ काफ़ी अच्छी मिल जाती है। एक बार फिर से डायमेंशन चार्ट लगा देता हूँ, ऐसा करते हैं इस बार हैरियर की जगह हेक्टर के साथ लगा देते हैं और आइडिया हो जाएगा। फिर रियर कनेक्टेड टेल लैम्प सेटअप भी देखने को मिलता है, प्रॉपर LED रैप अराउंड सिस्टम के साथ। Sealand 5 की बैजिंग, इधर भी आपको DMI की बैजिंग। जब BYD की कोई इलेक्ट्रिक होती है तो EV का बैज लगा होता है, लेकिन अभी DMI का बैज है, क्योंकि ये एक हाइब्रिड सिस्टम के साथ आती है।
प्रॉपर स्पॉयलर्स वगैरह, डिफॉगर, वाइपर वॉशर, बेसिक चीज़ें जो मिलती हैं और इलेक्ट्रिक टेलगेट भी ऑफर किया जाता है जो कि काफ़ी साइलेंट है। और हालांकि मुझे लगता है कि एक वार्निंग वाले सिंबल्स आने चाहिए, जो टर्न इंडिकेटर्स होते हैं या हैजर्ड लैंप्स होते हैं वो ऑन होने चाहिए, ना ऑन खोलने पे ऑन हो रहे हैं ना बंद करने पे। बूट स्पेस अच्छी है बट फ्लैट टाइप है, क्योंकि अगर आप इसके नीचे देखोगे तो टूल किट का ही रख पाओगे, ज़्यादा सामान रखने की जगह नहीं है। और नीचे जाओगे तो नहीं है, या तो इसको पूरा हटा दो, टूल किट की छोटी किट्स आती हैं वो नीचे रख सकते हो तो आप सामान फिर भी रख पाओगे, लेकिन ओवरऑल बूट स्पेस कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। लंबी थोड़ी हो रही है एसयूवी के हिसाब से, बट ऐसे क्रैम्प भी हो रही है। तो अप टू रूफ तो अच्छा सामान आ जाएगा, क्योंकि स्प्लिट टाइप पे भी आपको प्रॉपर मिल जाती हैं ये पार्सल ट्रे। बाकी 60-40 रेशो स्प्लिट सीट है। इलेक्ट्रिक टेलगेट तो जैसे मैंने बताया वो तो मिल ही रहा है और काफ़ी साइलेंट। अगेन देखा कोई हैजर्ड का वो नहीं आया। देखते हैं बंद होगा तो यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा। बंद हुआ, नो लाइट, आउच। वियर्ड लग रहा है थोड़ा सा नहीं चलो इंटीरियर के फीचर्स देखते हैं। ओवरऑल इंटीरियर को जब आप समझते हो तो एक चीज़ अच्छी लगती है कि जो ग्लास पैनल्स यूज़ किए गए ना, ये थोड़े थोड़े मर्सिडीज इंस्पायर्ड लगते हैं, और जो एसी वेंट्स है वो मेबैक इंस्पायर्ड और इनफैक्ट मुस्टैंग इंस्पायर्ड ज़्यादा लगते हैं, और इवन लोगों में भी। बट चलो हम इंस्पायर्ड की बात ना करते हुए ओवरऑल गाड़ी का इंटीरियर देखेंगे, 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी, जैसे कि ये स्टीयरिंग व्हील मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। एडस के कंट्रोल हैं, वॉल्यूम कंट्रोल हो, सब यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है। डिजिटल क्लस्टर, सारी इन्फॉर्मेशन, एनिमेशन, फ्यूल इकोनॉमी सब आती है यहाँ पर कि आप बैटरी कितनी यूज़ कर रहे हो, फ्यूल कितना यूज़ कर रहे हो, कंबाइंड आपने कितना यूज़ किया, 100 किलोमीटर चले हो तो कितना फ्यूल लगा या फिर कितनी बैटरी लगी, तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाती है। प्लस जो ये स्क्रीन है ये बहुत प्यारी दिखने में लगती है। ये आई थिंक रोटेटेबल भी है जितना मुझे याद आ रहा है। नहीं, ये तो मेन्यू है, नहीं रोटेटेबल ये वाली स्क्रीन नहीं है। आई विश होती तो अच्छी लगती, वैसे कोई बात नहीं। बड़ी बड़ी स्क्रीन मिल जाती है आपको, एंड्रॉइड ऑटो, कारप्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी जैसे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है फ़ोन के लिए, चाबी रख को भी चार्ज हो जाएगी। ईवी मोड, हाइब्रिड मोड, स्टार्ट स्टॉप बटन, मोड्स चेंज करने, सब आपको यही मिल जाता है। और ये क्रोम नर्लिंग मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। फीचर्स में 2 कमियाँ लगी हैं, एक तो मैनुअल IRVM है, बेजल लेस है लेकिन मैनुअल है, ऊपर किसी तरह की कोई सनरूफ नहीं। इंडियन मार्केट में आएगी तो डेफिनेटली सनरूफ के साथ आएगी। बाकी बेसिक तो आपको मल्टीपल स्पीकर सिस्टम, 7 एयर बैग्स, ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, बेसिक सब आपको मिल जाता है। बट हैरियर नहीं, हैरियर तो बेटर है, इससे काफ़ी बेटर है। रियर में आती है एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि यार हाइट काफ़ी हाइटेड सी है, मतलब सीटिंग पोजीशन कमांडिंग सी लगती है, वो चीज़ अच्छी लगी। फीचर्स तो ऑब्वियसली आपको सारे मिलेंगे, ये है हेडरेस्ट है, आर्मरेस्ट, प्रॉपर कप होल्डर स्पेस, रेयर AC वेंट टाइप A पोर्ट, टाइप C पोर्ट, सम स्टोरेज, गुड हेडरूम। AC वेंट्स पीछे यहीं पे है, साइड्स पे नहीं है, बट ओवरऑल साइड का डिज़ाइन विद ये क्रोम नर्लिंग सी जो डिज़ाइन है ये अच्छी लग रही है। ग्रूविंग्स अच्छी हैं, क्वालिटी अच्छी यूज़ करी गई है, बट कर्टन नहीं है जो कि होना चाहिए था। और मुझे लगता है यार सनरूफ की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि अंदर लाइट नहीं आ रही। सनरूफ से बाहर निकलने का मुझे कोई शौक नहीं, ग्लास रूफ ही हो जाती है, बट अंदर लाइट आनी चाहिए। थोड़ा डार्क लग रहा है, सोफिस्टिकेटेड नहीं, क्लस्ट्रोफोबिक थोड़ा सा लग रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ, नीचे अपना ओपिनियन ज़रूर दो यार, आपका ओपिनियन भी तो मैटर करता है। BYD C-Line 5 DMI की खास बात तो आपको प्लग इन हाइब्रिड ही लगी, मुझे भी। लेकिन प्लग इन हाइब्रिड हमारी इंडियन मार्केट में अब जल्दी आ रही हैं। रही बात C-Line 5 की, तो आ सकती है। उसका रीज़न ये है कि इसे बहुत ज़्यादा टैक्सेस में डाल के महंगा नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास C-Line 7 जैसे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आई थिंक दिस कुड ऑल्सो बी अ गुड ऑप्शन। बट BYD अभी फोकस कर रहा है इंडियन मार्केट के लिए इलेक्ट्रिक ओनली प्रोडक्ट्स, नो पेट्रोल नो डीजल, क्योंकि उन पर टैक्सेस कितने लगते हैं, बहुत ज़्यादा। डीजल तो इनके पास है भी नहीं वैसे। प्लग इन हाइब्रिड में भी देखो पेट्रोल वाला ही टैक्स लगेगा, लेकिन हमें तो प्लग इन हाइब्रिड चाहिए ना, ताकि रेंज एंजाइटी खत्म हो और 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा रेंज मिले। ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर देना। बट मैं अगर अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे लगता है कि जेटॉर T2 MG के SUV, और इतना भी माइलेज नहीं मिल रही कि उसके लिए मैं हैरियर छोड़ के BYD लेने लग जाऊँ, और वो भी C-Line। क्या लगता है, सही कह रहा हूँ ना मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।